मित्रों, साथियों, दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत खुश, प्रसन्न और अपने काम में बिजी होंगे और खुश होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। हमारे चैनल पर आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए हिंदी साहित्य के मार्मिक और प्रभावशाली आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की यात्रा करना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा आलोचक वाकई सदियों में पैदा होता है। बचपन से ही सच में संघर्ष करते हुए जिस तरह से द्विवेदी जी ने अपने आप को स्थापित किया और जीवन जीने की जितनी जिजीविषा उस इंसान में थी वो अद्वितीय अद्वितीय। रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी और अपने समय के तमाम बड़े विद्वानों से प्रभावित एक खुद बड़े विद्वान लेकिन बड़े ही विनम्र और हिंदी साहित्य के महान आलोचक नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी सच में हमारे आत्मीय ही नहीं, प्रिय ही नहीं, बल्कि आदर्श लेखक के रूप में अगर उनको पढ़ा जाए, उनके साहित्य से गुजरा जाए, तो वो हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। 1907 में उनका जन्म होता है और 1979 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदी के निबंधकार हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे और 1957 में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा था। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था, उज्ज्वलिया नामक गांव में। इनके पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती थी। परिवार ज्योतिष विद्या का जानकार था। अब जिस ज्योतिष विद्या की बात हम करते हैं बार बार, आजकल टीवी पर हर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट बन के घूम रहा है, हर कोई ज्योतिष का विद्वान बताता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ज्योतिष के जानकार थे। उनकी ज्योतिष की समझ को समझिए आप। हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो वाकई उनका ज्योतिष को देखने का टेम्पर क्या था, उसको डिफाइन करने का तरीका क्या था। वो इस तरह से दिखने वाले ज्योतिष शास्त्र नहीं थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। 1920 में बसरिकापुर के मिडिल स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास हुए। फिर बाद में परामर्श ब्राह्मण आश्रम में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया और 23 में विद्या अध्ययन के लिए काशी आ गए थे। वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा और भगवती देवी से उनका विवाह हो गया था और 1929 में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य शास्त्र की परीक्षा के ज्योतिष 30 में ज्योतिष के आचार्य बन गए थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने की गहरी रुचि थी इनकी, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट था इनको। और 1930 में ही उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाना आरंभ कर दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में। क्षितिमोहन सेन थे। फिर 50 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद बने और 57 राष्ट्रपति द्वारा मैंने बताया कि इनको पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो बनारस का और इनका शांति निकेतन का, फिर बाद में चंडीगढ़ चले गए थे क्योंकि बनारस में इनको बहुत परेशान भी किया गया था। उनको नौकरी नहीं करने दिया गया, बाहर निकाल दिया गया बार बार। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां भी इन्होंने जिंदगी में बचपन से झेलते रहे। बचपन में इनके बारे में कहा जाता है कि जब पैसा नहीं था तो किसी इनके मित्र ने कहीं गाँव में कथा रखवा दी इनकी, और कथा करके भी इन्होंने कुछ कुछ पैसा अर्जित किया फिर बाद में। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम करते रहे और मेहनत, विनम्रता और बड़े विद्वान लोगों का सानिध्य इनको मिलता रहा। मदन मोहन मालवीय जी ने इनकी बहुत मदद की उस जमाने में। तो तमाम तरह के सहयोग के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी समझिए कि एक लेखक के रूप में धीरे धीरे उभरने लगे फिर और अपना लिखना काम करते रहे। लेकिन 1957-50 में उन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन 10 वर्ष ही वहाँ काम कर पाए कि उनके प्रतिद्वंदियों ने उनको वहां से भगा दिया, मतलब उनको नौकरी नहीं करने देने, निष्कासित करवा दिया इनको। तो बीएचयू ब्राह्मणवाद का अड्डा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई आज से नहीं है। वहाँ जो तमाम जो जड़तावादी, जो ऑर्थोडॉक्स, जो ट्रेडिशन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार से कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कि वहाँ जब भी कोई नया विचार सोचने लगता है, कुछ आने लगता है, तो उसको हमेशा
दबा देते हैं, उस पर बात नहीं की जाती है, उस पर बात नहीं होने लगती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान को भी अगर वहां टिकने दिया गया तो फिर आप और हमारी क्या औकात है वहां पे। फिर बाद में पंजाब विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर बने। 67 में पुनः वापस काशी लौटे और 68 में लेक्चर पद पे काम किया। और 70 में वहां से मतलब उनका पेंशन हो गया था, रिटायर्ड हो गए थे। और बाद में हिंदी उत्तर प्रदेश अकादमी के अध्यक्ष बने और 72 वर्ष में आजीवन उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष रहे। और 73 में आलोक पर निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और 79 में पक्षाघात के कारण उनका दिल्ली में निधन हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करने लगते हो तो बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारे विरोधी लोग पैदा होते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा सीधा साधा आदमी और विनम्र आदमी, अगर उनके सामने भी इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए जो उनकी प्रतिभा से, उनके काम से जल रहे थे, तो हमारी और आपकी क्या औकात है, हम क्या चीज हैं। और हिंदी विभाग तो षड्यंत्रों और तमाम तरह की दलालियों के अड्डे हैं, कोई नई बात नहीं है। वहां नौकरी उसी को मिलेगी जो सेवा शुश्रूषा में, जो गुरु की सेवा में, उसके घर परिवार का काम करने में आगे रहेगा, जो उसको साक्षात दंडवत करेगा, जो उसके पीछे घूमता रहेगा, जो चमचा होगा, जो उसकी दलाली क्या सब कुछ करने में जो माहिर होगा वही। अगर आप स्वाभिमान के साथ जिकर के कुछ काम करके अगर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वहां पर उसके लिए कोई जगह नहीं है। हिंदी विभागों की स्थितियां कितनी बुरी है आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। नौकरी के लिए जिस प्रकार से कुत्ता बनना पड़ता है आपको, उसके बहुत सारे किस्से हैं। इन कुछ किस्सों की हम बात करेंगे बाद में। अभी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। और सच में हजारी प्रसाद द्विवेदी एक इन्फ्लुएंसर और बड़े उस लोक जीवन और उस जन जीवन से जुड़े हुए रचनाकार थे, और वाकई उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा गहरा है। उनका 1936 में आता है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका उन्होंने 1940 में लिखी थी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 में। कबीर उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है 1942 में आई थी। उन्होंने पूरे कबीर को अलग तरह से डिफाइन किया। नाथ संप्रदाय 1950 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 में। साहित्य का मर्म 1949 में। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 में। उन्होंने मेघदूत जो कालिदास का जो मेघदूत था उनको उन्होंने अपने हिसाब से डिफाइन किया, क्योंकि मैंने कहा ना वो तमाम भाषाओं के प्राचीन साहित्य के बड़े मर्म के विद्वान थे। फिर लालित तत्व क्या होता है 1962 में। लालित यानी सौंदर्य क्या होता है साहित्य में, आगे सौंदर्य का कितना इंपॉर्टेंस है, जिसकी हम कलात्मकता कह सकते हैं। क्योंकि जीवन में हम इतने अधिक भागने में बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि सौंदर्य क्या होता है और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, उसकी खूबसूरती को हम कैसे अपने हिसाब से अपने अपने पक्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन चीजों पर हमें सोचने का, विचार करने का और समझने का हमारे पास समय ही नहीं होता है। फिर साहित्य सहचर 1965 में। फिर कालिदास की लालित्य योजना 1965 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। मृत्युंजय रविंद्र 1970 में। सहज साधना 1973 में। हिंदी साहित्य और अशोक के फूल निबंध संग्रह उनके। फिर देखिए निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। अशोक के फूल जो बहुत ही फेमस उनका निबंध संग्रह है, 1950 में आया था। फिर कल्पलता 1951 में। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 में। विचार और वितर्क 1957 में। विचार प्रवाह 1959 में। कुटज 1964 में। आलोक पर्व 1972 में। इसी पर उनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध निबंध क्योंकि वो भारतीय परंपरा के भीतर जाते, उस प्राकृतिक विकास को, उस निरंतरत्व को, उस सौंदर्य को, उस मनुष्य के संघर्ष को निरंतर अपने निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का काम, और मानवीय चरित्र, मानवता, मानवीय करुणा की बात हमेशा अपने साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। शुक्ल जी की तरफ, बौद्धिकता की तरफ नहीं जाते हैं, और वो हमेशा नैरेटिव तोड़ने का काम करते हैं। एक नया नैरेटिव जो लोग के साथ जुड़ता है, जो अपने समाज के समक्ष खड़ा होता है, समाज को एक नई दिशा देता है, उसकी तरफ हमेशा बढ़ते हैं वो। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान भी है। उसके बाद उनके बहुत सारे निबंध भी हैं। उनके 4 उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976।
उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, जिसमें उनके साथ नामवर सिंह ने भी काम किया था उस समय। 1957 में संदेश रासक, 1960 में सिख गुरुओं का भी पूर्ण स्मरण किया उन्होंने, सिख साहित्य पर भी बहुत सारा काम किया उन्होंने। 79 में आया था, और महापुरुषों का स्मरण किया 77 में। बाद में उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। श्री प्रसाद सिंह ने लिखा शांति निकेतन से शिवालिक तक। फिर दूसरी परंपरा की खोज जो नामवर सिंह की किताब है, वो पूरी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के साहित्य के ऊपर ही है। अगर आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझना है, उनकी साहित्य चेतना को समझना है, तो नामवर सिंह की दूसरी परंपरा की खोज बहुत पतली किताब है वो। 120 पेज की, 118 पेज की किताब है वो। उस दूसरी परंपरा की खोज को अगर हम पढ़ेंगे तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य बोध, चिंतन बोध, उनके उनके प्रवाह, आलोचना, उपन्यास, उनका जो पूरा एक परंपरा रही है, उन्होंने जो पूरा अपना बोध रचा है साहित्य का, समाज के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में, वो समझने में बहुत मदद मिलेगी। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी प्रसाद तिवारी ने किताब लिखी है। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व व्यासमणि त्रिपाठी ने लिखा है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण और जीवनी है, ये बहुत ही फेमस किताब है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, व्योमकेश दरवेश। 2011 में आई थी ये, और ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे विश्वनाथ त्रिपाठी भी, तो इन्होंने लिखा। चौथीराम यादव जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र लिखा उन्होंने। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा नामवर जी ने लिखा है। इस प्रकार की बहुत सारी किताबें उनके बारे में लिखी है, और लगातार उन पर लिखा जा रहा, पढ़ा जा रहा है। उनकी भाषा सरल सामान्य समझ सकता है कोई भी। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय है, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित और अपांडित का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। ऐसा अजय प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसमें इसमें क्या है, सब समन्वय की कथा है वो। और इसमें लोक और शास्त्र को एक साथ जोड़ने का काम किया है, वैराग्य और भक्ति की बात कही है, निर्गुण और सगुण को जोड़ा है। तो इस प्रकार की तमाम बातें मानस के बारे में। और उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, मैंने कहा पहले ही आपको। इस उपन्यास में क्या है, इस उपन्यास के प्रमुख 3 पात्र हैं, बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। और एक प्रेम कहानी की तरह रचते हुए इसमें बहुत सारी चीजें निकालते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन इसमें क्या प्रेम की बात कहते हैं, वो कितना बड़ा इसमें कथन है, कहते हैं वो कि वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम के देवता को उसकी नैना अग्नि में भस्म करके ही कभी गौरव का अनुभव। क्योंकि निपुणिका हमेशा भट्ट से प्यार करती रही, लेकिन भट्ट इस चीज को कभी समझ नहीं पाया। वो उसको उसमें हमेशा देवी ही देखता रहा। लेकिन वो कहती है कि मैं भी तो हाड़ मांस की स्त्री हूँ, मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है। तो ये आधुनिक मनुष्य के प्रेम और आधुनिक मनुष्य की उस बात को भी अभिव्यक्त करता है ऐतिहासिक चेतना के माध्यम से, कि प्रेम कितनी हमारे समाज में कई बार कितनी असहज चीज हो जाती है, कि उन तमाम तरह के नैतिक दबावों और नैतिकता इतनी अधिक हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है कि हम अपने जीवन की जो स्वाभाविकता है, सहजता है, उसको कहीं के दबा देते हैं, और उसको इस कदर दबा देते हैं कि उसके भीतर से वो विचार बाहर आ ही नहीं पाता है। तो इस उपन्यास में कुछ ऐसा ही है। इस कथानायक का कोरा भाव कभी नहीं वरण कर्म निरत है, संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है। उसके मन में आर्यवर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निशेष भाव से दे देने में ही जीवन की सार्थकता देखने वाली न्यूनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है, तो यही गुंज अंत में रह जाती है। क्योंकि बाणभट्ट इस प्रकार से अपने आप को उस आध्यात्मिक दुनिया में लेके चला जाता है, और जीवन की उस सहजता और स्वाभाविकता को शायद भूल जाता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर काम, भोग, लालसा सब रहती है। अगर हम अपने उस भीतर की उस इच्छा को दबा देंगे, उसको मार देंगे, तो फिर हम कैसे इंसान हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की चेतना कहीं कि उस मानवीय चेतना, उस काम चेतना को ही प्रेशर करती है, कि मनुष्य का होना उसके उस काम भाव के साथ ही है। अगर उसको अपने भीतर की उस सहजता को खत्म कर देता है, तो फिर वो मनुष्य कैसा है, फिर देवता और मनुष्य में फर्क क्या है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो अशोक के फूल है, कुटज
निबंध है। फिर उनका इतिहास के प्रति जो चिंतन है पूरा, इसमें वो शुक्ल जी की आलोचना के समक्ष एक नई आलोचना की शुरुआत करते हैं और लोक की तरफ जाते हैं। और भक्ति मूवमेंट के बारे में कहते हैं कि भक्ति मूवमेंट का आना बहुत स्वाभाविक था, चाहे मुस्लिम नहीं आते तो भी वो आता है, क्योंकि वो भारतीय जन चेतना का एक स्वाभाविक और सहज विकास था, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत सारे बोध है, बहुत सारे अनुभव है। और मैं ये कहूँगा कि परीक्षा के लिए पढ़ने के साथ साथ अगर उनको आपको समझना है, उनके बारे में गहरी एक समझ पैदा करनी है, तो उनके साहित्य से हम गुजरेंगे तो हमें एक समझ मिलेगी वो किस मायने में दूसरों से भिन्न है, उनकी भिन्नता का क्या महत्व है। ये सारी चीज़ें उनके साहित्य में, उनके चिंतन में हमें नजर आती है। और अगर हम उनको समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनके बारे में निश्चित रूप से हमारा ज्ञान समृद्ध होगा और हमें वो लाभ देगा, और वो लाभ हमारे लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने काम में डूबे रहिए। और डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि न सत्य के लिए, न वेद से, न शास्त्र से, न लोक से, न किसी से भी नहीं डरना है। किसी से भी नहीं डरना है। अगर आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने रास्ते पर चलते रहिए, दृढ़ता के साथ चलिए, मजबूती के साथ चलिए और आगे बढ़ते रहिए। न लोक से, न वेद से, न शास्त्र से, किसी से भी मत डरना। सत्य के लिए किसी से भी मत डरना। ये बाण भट्ट की आत्मकथा में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का रास्ता कुछ इसी प्रकार का था। 1997 में भारत सरकार ने उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया, 200 रुपए का। और इस प्रकार से उन्हें अपने जमाने में बड़ा सम्मान मिला, मान मिला, लेकिन बहुत अपमान भी मिला उन्हें। उनके विरोधियों ने उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं किया, उनकी प्रतिभा को पचा नहीं पाया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें परेशान भी कम किया गया। लेकिन वो बार बार कहते हैं कि अगर मुझे बुलाएंगे विश्वनाथ जी तो मैं वापस जाऊंगा उस काशी में, उस गंगा में। और वो जाते रहे, आते रहे और अपना काम निरंतर करते रहे। उन्हें अपने आप पर भरोसा था, उन्हें किसी से कोई शिकायत कभी नहीं थी। उनको पता था कि ये सब होता चलता रहता है जीवन में। हम अगर अपना काम अच्छे से और सलीके से करते जाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। उन्हें दुनिया की कोई ताकत उन रास्तों को नहीं रोक सकती है। अगर हम अपना काम इत्मीनान से और अच्छे से कर रहे हैं और हमें करने का सलीका है, भरोसा है, अनुशासन है, तो हमें कोई भी कभी भी कहीं भी नहीं रोक सकता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह आत्मविश्वास, यह खुद पर भरोसा उन्हें और उनके लिए हर दिन नए नए रास्ते बनाता रहा। और उन नए नए रास्तों पर वो आगे बढ़ते रहे और अपना साहित्यिक कर्म ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहे। ऐसे महामना को मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके साहित्य को पढ़ करके अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। उनके प्रति जितना अधिक शुक्रिया अदा किया जाए, आभार दिया जाए, वो हमारे लिए कुछ, हम तुच्छ प्राणी उनके प्रति कितना आभार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि बार बार हम उनके साहित्य में गुजरें और उनको समझें और अपनी समझ को निरंतर प्रबुद्ध बना करके आगे बढ़ते रहें। यही हमारे लिए अच्छी चीज है, यही हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और शब्बा खैर। जिंदगी हमारी है, हमें जीना है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए हर दिन को जीवन के आखिरी दिन की तरह समझकर हमें जीना है और मस्त होकर जीना है। पस्त होकर नहीं जीना, मस्त होकर जीना है ना। तो मस्त रहिए, पस्त नहीं होना। बाधाएं आएगी और बाधाएं बहुत जरूरी है। वो बाधाएं ही हमें मजबूत बनाएगी, हमारे विश्वास को, हमारे हौसले को मजबूत करेगी और हम उस हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो असंभव हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम हर असंभव को संभव में तब्दील कर सकते हैं। बस हमें खुद पर यकीन और भरोसा होना चाहिए। और ये हमारा यकीन यकीनन हमें यकीनन वो सब दिलाएगा जिसके हम सच में हकदार हैं, जो हमारा अधिकार है, जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए पहले डिजर्व करने की जरूरत है,
अगर हम डिजर्व करते हैं तो वो सब मिलेगा हमें। शुक्रिया, मस्त रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।